मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का, लेकिन उससे पहले आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। फिक्सिंग केस में मुंबई पुलिस की नजर एक कास्टिंग डायरेक्टर पर है। अब पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस को कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया है कि वो और श्रीशांत मिलकर एक टी शर्ट कंपनी चलाते हैं और मॉडल्स की तस्वीर कंपनी के विज्ञापन के लिए ही भेजी गई थी। पुलिस को श्रीशांत का लैपटॉप मिला है जिसमें कुछ और मॉडल्स की तस्वीरें मिली हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने ही श्रीशांत को तस्वीरें भेजी थी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, और क्या कुछ जानकारी इस कास्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से पुलिस को मिली है और इस पूरे मामले में इस जानकारी को कितना अहम माना जाए? काफी अहम जानकारी है और खास बात है कि ये जो कास्टिंग डायरेक्टर है इसका स्टेटमेंट इस वक्त मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही है। ये स्टेटमेंट इस वक्त चल रहा है और उसने काफी सारी अहम जानकारियां दी है। उसने ये कहा है कि S36 नाम का एक ब्रांड है जिसको ओन करते हैं 3 लोग ओन करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर, इसके अलावा हैदराबाद का एक फिल्म प्रोड्यूसर है और खुद श्रीशांत भी इसके मालिक है। इस तरह का स्टेटमेंट उसने दिया है और उसने कहा है कि जो ईमेल भेजे गए हैं और ईमेल में मॉडल्स के फोटो है, कई सारे मॉडल्स के फोटो है, ये इस ब्रांड की जो एड बनानी थी उसके लिए इन्होंने भेजे थे। और ये जो ब्रांड है S36, इसके टी शर्ट भी बनाए थे। इसके अलावा बोटल्स, वाटर बोटल्स भी बनाने का काम ये ब्रांड करता है, इस ब्रांड के तहत किया जाता है और इस ब्रांड को 3 लोग ओन करते हैं। इसमें जिस कास्टिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट कर रही है वो भी ओन करता है, फिल्म प्रोड्यूसर और श्रीशांत भी ओन करते हैं। इस तरह की जानकारी इसमें दी है और अभी भी बिल्कुल उमेश, तो पूरी जांच चल रही है, पूछताछ अभी कास्टिंग डायरेक्टर से हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात ये सामने आई है कि दरअसल कास्टिंग डायरेक्टर श्रीशांत का पार्टनर है। और अब हम रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का कि क्या नए कानून से फिक्सिंग रुकेगी। फिक्सिंग के बाद सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर रही है जिसमें फिक्सिंग के लिए सजा का प्रावधान हो। सवाल यह है कि क्या ऐसे किसी कानून से फिक्सिंग रुकेगी? कल बीसीसीआई ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कह दिया था कि उसके पास पुलिस के अधिकार नहीं है, तो वो फिक्सिंग पर कैसे रोकथाम लगाएंगे? आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान की गिरफ्तारी के बाद जागा है देश का कानून मंत्रालय। तैयारी शुरू हुई फिक्सिंग रोकने के लिए कानून बनाने की। पहल की कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने। कल खेल मंत्री जितेंद्र सिंह और कपिल सिब्बल की मुलाकात के बाद नए कानून की तस्वीर साफ होने लगी। इसके लिए हमें एक अलग कानून बनाना होगा और वो आदेश मैंने अपने मंत्रालय में दिया है। नए कानून में क्या होने वाला है ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि बीसीसीआई जैसे खेल संगठन के सामने सरकार की हैसियत क्या है। सरकार बीसीसीआई को आरटीआई के तहत तो आज तक ला नहीं पाई। कल भी बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया। Not attached to the government, etc. We are a private body, so the RTI will not apply to us. And in any case, the RTI is not. I mean, if 3 players want to make money, the RTI is not going to stop it. जो आईपीएल के नए मामले। खेल मंत्री रहते अजय माकन ने भी नया कानून बनाने की पहल की थी, लेकिन अजय माकन की ही खेल मंत्रालय से छुट्टी हो गई। इन लोगों को रिक्यूज करना चाहिए था जब स्पोर्ट्स बिल आया पिछली बारी कि हम नहीं बैठेंगे, हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। हम जो हैं इन खेल संस्थाओं में जो हैं वो प्रधान बन के बैठे हुए हैं, इसलिए इंडिपेंडेंस के तौर पे प्रधानमंत्री को अपना जोर लगाकर इन लोगों को बाहर रखना चाहिए पर था। वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये सारे के सारे हावी हो गए अजय माकन के ऊपर और इतने हावी हुए कि अजय माकन को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हटा दिया। ये तो अब कानून जब बनेगा। ऐसे हालात में ये सवाल तो उठता ही है कि सिब्बल जो कानून बनाना चाहते हैं, क्या उससे खेल का कलंक धुलेगा? क्रिकेट में फिक्सिंग रुकेगी? आज की तारीख में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। नए कानून में मैच फिक्सिंग की परिभाषा को तय करते हुए कठोर सजा का प्रावधान होगा। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग को लेकर कोई स्पष्ट कानून न होने की वजह से आईपीसी की धाराओं में धोखाधड़ी में शामिल होने की धारा लगी। जिस वक्त गिरफ्तारियां हुई उस वक्त कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लिहाजा धोखाधड़ी का कोई केस नहीं बन पाता। कपिल सिब्बल के मुताबिक कानून सिर्फ क्रिकेट पर ही नहीं हर खेल पर लागू होगा, साथ ही सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग पर लगाम लगाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए कानून से खेल संस्थाओं की ताकत काफी कम हो जाएगी। हम चाहेंगे कि ये कानून जल्द से जल्द बने और फिर हम इसको कैबिनेट ले जाएंगे और ये मैं खेल मंत्रालय के सुपुर्द कर दूंगा
वो कैबिनेट ले जाएंगे और कैबिनेट के बाद हम प्रयास करेंगे कि अगले सेशन ऑफ पार्लियामेंट में यह कानून पास भी हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी दल को कोई विरोध होना चाहिए। और कानून लाने के इस प्रस्ताव के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नए कानून से फिक्सिंग पर लगाम लगेगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील और क्रिकेट मामलों के जानकार राहुल मेहरा जी। साथ ही इस चर्चा में बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता और क्रिकेट मामलों के जानकार संजय झा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स विनोद कामली और मनोज प्रभाकर भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राहुल, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नया कानून अस्तित्व में आता है तो क्या क्रिकेट का स्पॉट फिक्सिंग या फिक्सिंग नाम का कलंक धुल जाएगा इस कानून से? देखिए, कोई भी कानून जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता जो गुनाह सोसाइटी में चल रहा है, लेकिन उसको कम करने में वो बहुत एक अच्छी पहल और एक सकारात्मक कदम ज़रूर हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, इससे स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर वेल मीनिंग लोग हैं, जो कि बहुत एक प्रश्न चिन्ह उसमें भी है कि अब क्यों कहा कपिल सिब्बल साहब ने ये सब। हम तो 2 साल से कह रहे हैं कि ये करिए। अजय माकन साहब इन्हीं के कैबिनेट में इन्हीं के मिनिस्टर थे, कांग्रेस के और यूपीए के। उनको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो बीसीसीआई के बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे आरटीआई में लाने के लिए और एक खेल का कानून लाने के लिए। तो जो इनकी मंशा है और जो ये कथनी और करनी में बहुत फर्क है, या मैं ये चाहूंगा कि कथनी और करनी में जो फर्क है वो बिल्कुल खत्म होए, और जो शरद पवार और राजीव शुक्ला, सीपी जोशी, फारूक अब्दुल्ला और ऐसे जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं, वो अगली बारी जब ऐसे कानून वहां जाएं, स्पोर्ट्स बिल वहां जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को अगर रिक्यूज नहीं करते, अपने आप ही अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनको प्रधानमंत्री जो है वहां बैठने की अनुमति ना दें। तो राहुल, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं है और कपिल सिब्बल का कानून अगर अच्छी मंशा से लाया जाए ये पार्लियामेंट में नहीं आएगा, इसका फायदा हो सकता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस मुद्दे पर इरफान साहब ने कार्टून बनाया है, उस पर नजर डाल लेते हैं। फिक्सिंग रोकने के लिए नया कानून बनाएंगे, सिब्बल साहब ने कहा है। कानून मंत्रालय में कानून भी बनाए जाते हैं, ये मत समझें कि खाली ग्रामर ही ठीक की जाती है। तो ये कहना है इरफान साहब का कार्टून के माध्यम से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुधांशु मित्तल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बीसीसीआई ने जब अपनी लाचारी जताई, हाथ खड़े कर दिए कि हमारी जो एंटी करप्शन बॉडी है, ना तो वो पुलिस है, ना वो फोन टैपिंग कर सकती है, मतलब हम तो किसी तरह से फिक्सिंग पर लगाम नहीं लगा सकते, तो आपको लगता है कि फिर ये सरकार के जिम्मे ही था कि सरकार पहल करती और उसी के तहत इस कानून का प्रस्ताव लेकर आए कानून मंत्री? ये बात अपने में सही है कि जो हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स बॉडी है, उनके पास कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान के द्वारा कोई पनिशमेंट, जेल की तरह की पनिशमेंट या कुछ दे सके। वो तो सिर्फ बैन कर सकती है अपने हिसाब से। तो अगर किसी आदमी को जेल की सजा देनी है या कोई ऐसी सजा देनी है जो कि उसके क्रिकेटिंग करियर पे या उसके स्पोर्ट्स करियर के बैन के अलावा कुछ होना है, तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्पोर्ट्स बॉडी के पास होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक अच्छा कदम होगा कि कानून जल्दी से जल्दी आए। कानून इस वजह से नहीं आए कि आज कानून नहीं है इसलिए स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग होती रहेगी। नहीं, ऐसी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आज स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए चीटिंग के प्रावधान काफी हैं। इस कानून के तहत तो स्पोर्ट्स बॉडी पे भी एक उत्तरदायित्व आ जाएगा और उनके पास हक मिल जाएगा उनको कि उसमें वो रख दे। देखिए, इसमें क्या था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उन्होंने क्या करा, वहां पे नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स यूनिट एक स्पेशल बॉडी बनाई। क्यों? क्योंकि वहां की पुलिस वैसे ही बहुत कामों में फंसी हुई थी और ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जी। तो इसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनी, नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स यूनिट, और इस यूनिट के तहत जो है स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग या खेलों के अंदर जो भी दुराचरण होता है उसको वो नियंत्रण करते हैं। तो बात यह है कि सरकार किस तरह का कानून लाएगी, उसके क्या प्रावधान होंगे। मैंने कहा ना कि ये सारा मामला है नियत का। अगर आज नियत होगी और सख्त
से हम सख्ती से इसको डील करने की नियत रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो आप भी नियत की बात कर रहे हैं, राहुल ने भी मंशा की बात की, हम बीसीसीआई के रवैये की भी बात करेंगे। सुधांशु साहब, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि अब तक सरकार आरटीआई के तहत तो नहीं लेकर आ पाई बीसीसीआई को, ऐसे में क्या कड़ा कानून स्पॉट फिक्सिंग के लिए आ पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, आज शाम 7 बजे जरूर देखिए कि कल अगर लोकसभा चुनाव हुए तो देश का मूड क्या होगा। हमारी की क्या नए कानून से फिक्सिंग रुकेगी? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। संजय झा, आपसे जानना चाहूंगी, नए कानून का तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सवाल सरकार की नीयत और मंशा पर उठ रहा है। इतना वक्त हो गया, अब ये कानून लाने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या नियत है? संजय से शायद हमारा संपर्क जो है वो कट गया, हम फिर से संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन मनोज, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नए कानून की बात हो रही है, एक क्रिकेटर के तौर पर आपको कितनी उम्मीद इससे लग रही है एक ऐसे वक्त में जब बीसीसीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए? देखिए, कानून होते ही तोड़ने के लिए हैं। अगर आप आईपीएल का दायरा देखें, आईपीएल के भी कानून बोर्ड पे चिपकाए गए हैं, वहाँ पर बोला गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जरूर लेकर नहीं जा सकता, फिर भी जो मोबाइल्स फ़ोन हैं वहाँ बातें होती रही हैं, और ऐसे ऐसे लोग पाए गए हैं ड्रेसिंग रूम में जो बुकीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खुद ही हम उसका पालन नहीं करते बनाने के बाद। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि जब बोर्ड को ये चीज़ें पता है, ये खुद बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, जो नेता लोग बैठे हैं, वही उस कानून को उसमें नहीं आने देते, बोर्ड के उसके दायरे में नहीं आने देते, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो उंगली उठती है वो उन नेताओं के ऊपर उठती है जिन्होंने बोर्ड को अपनी जागीर समझा हुआ है। जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हके जा रहे हैं। क्यों ये कहना चाहते हैं कि आरटीआई में क्यों नहीं आना चाहते? जब ये डिसाइड हो गया है तो उसमें भी एग्जेम्पशंस हैं कि वो चीजें नहीं आ रही हैं जिन चीजों से वो डर रहे हैं, मगर साफ सुथरी क्रिकेट तो देखने को मिलेगी। एक जो पारदर्शिता है वो तो सामने आएगी। कोई भी खिलाड़ी उठ के आज सवाल करता है, बोर्ड उसका जवाब ही देने को राजी नहीं है। आप कह रहे हैं वो नेता जो बोर्ड में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? संजय, बड़ा सवाल उठ रहा है कि कानून लाने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन इसके पीछे नियत क्या है? और सरकार की हैसियत भी तो हमें देखनी होगी। आज तक बीसीसीआई को आरटीआई के तहत नहीं ला पाई सरकार, ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि एक प्रभावशाली कानून लाया जा सकेगा स्पॉट फिक्सिंग को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि हालात बदलते हैं और जिस तरीके से इस बार मैं समझता हूं कि दबाव है, और ये आप सही कह रही हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का कोई न कोई सदस्य बीसीसीआई में है, और मैं समझता हूं कि इसीलिए ये समूह पूरी जो हमारी एक राजनीतिक जो एक रवैया है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग आ जाएंगे, इतना पावर है कि लोग यहाँ पर इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, और खेल के लिए किसी को प्रेम नहीं है, खेल के लिए किसी को इज्जत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उत्तरदायी सब लोग हैं, और यहाँ पर कानून से भी जरूर फर्क होगा। मैं बहुत आशावादी हूँ, इससे जरूर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग, मैं इनको अंतर नहीं समझता हूँ, मैं मैच फिक्सिंग ही है। इस पर बहुत आप कह रहे हैं कि आप आशावादी हैं कि कानून आएगा, सबसे बड़ा बात है इसमें शिक्षा लाने की बहुत जरूरत है। वो तो ठीक है, वो तो बीसीसीआई कह रही है कि हम एजुकेट करते रहते हैं प्लेयर्स को, उसके बावजूद बीसीसीआई के मुताबिक कुछ रॉटन एग्स हैं जो निकल जाते हैं और बस उसके बाद बीसीसीआई अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन विनोद, यहाँ पर सवाल ये है कि पूर्व खेल मंत्री अजय माकन, उन्होंने भी स्पोर्ट्स बिल लाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी आरटीआई के तहत बीसीसीआई को लाने की कोशिश की थी। क्या हुआ? इन कोशिशों के चक्कर में उनकी कुर्सी चली गई। तो बीसीसीआई बहुत ही पावरफुल बॉडी है, सब जानते हैं। ऐसे में जो नए कानून की कोशिश हो रही है, ये कहां तक सफल हो पाएगी? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि अजय माकन को निकाला किसने? क्या शरद पवार ने निकाला? क्या अरुण जेटली ने निकाला? या किसने निकाला पहले उनको, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में थे उनको? तो वो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कानून ये पहले लाने चाहिए था। ये अभी सब कुछ होने के बावजूद सबको पता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ मैच के बारे में, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट हमारा धर्म है, यहाँ रिलीजन माना जाता है सबको, और सब क्रिकेटर्स मतलब भगवान होते हैं। तो भगवान से भी गलती हो गई है, ऐसा कहने का मौका आ गया है। तो मैं इतना कहूँगा कि पहले ही लाना चाहिए था। जब पहले बार पकड़े गए थे प्लेयर
प्लेयर्स, तो उस समय से तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या सोई थी? क्या गवर्नमेंट सोए थे? आपको पता है कि पहला ये हो चुका है और बार बार होते आ रहा है, स्पॉट फिक्सिंग होते आ रहा है। और फिर आपने अब भी क्यों 2013 में क्यों सोचा कि बाबा अभी कानून लागू करना है? तो उस समय करते तो ये एकदम स्ट्रिक्ट कानून लाते। तो मेरे हिसाब से एज अ प्लेयर मैं एज अ क्रिकेटर मैं बोलता, क्योंकि मैं डर जाता, मैं सचमुच डर जाता। आप कह रहे हैं कि पहले ये कानून क्यों नहीं लाया गया, अब क्यों लाया जा रहा है? मनोज, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही आपको हमारी कि क्या नया कानून आने से फिक्सिंग का दाग धुलेगा? लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अब तक की बहस में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राहुल मेहरा का कहना है कि सरकार की कथनी करनी में फर्क है। कहना मुश्किल है कि कानून से फिक्सिंग खत्म होगी। वहीं सुधांशु मित्तल जी का मानना है कि क्रिकेटर को जेल भेजना है तो कानून बनना चाहिए, कानून बनाने की पहल अच्छी है। इसके अलावा संजय झा का मानना है कि कानून से फर्क पड़ेगा, खिलाड़ियों को जागरूक करना पड़ेगा। मनोज प्रभाकर का कहना है कि कानून तोड़ने के लिए ही बनते हैं, पाबंदी के बाद भी मोबाइल ड्रेसिंग रूम में जाता है, बोर्ड को लोग जागीर मान बैठे हैं। तो ये अब तक की चर्चा की कुछ खास बातें थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इससे पहले भी स्पोर्ट्स बिल लाने की कोशिश हुई, इससे पहले अजय माकन ने यह कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा मंत्रालय से। अब ऐसे में जो जिनका जिक्र आपने भी किया है, वो राजनेता जो स्पोर्ट्स बॉडीज में बैठे हुए हैं, वो कैसे देखेंगे इस पहल को? राहुल, आप हमें सुन सकते हैं? राहुल से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नेहा जी, क्या है कि इतना बड़ा पैसा क्रिकेट के अंदर इस समय इन्वॉल्व है और वो पैसे में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि अजय माखन तो बहुत ही छोटी सी चीज थे। हर संभव प्रयत्न हुआ है क्रिकेट बॉडी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन कोई भी एफर्ट आज तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनमें जो बैठे लोग हैं वो इतने मठाधीश और इतने शक्तिशाली शक्तिमान मठाधीश हैं और इसमें सब पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए सरकार को अब इन सारे उदाहरणों को देख के मजबूत कदम उठाने की बहुत जरूरत है। तो सुधांशु जी, आप मानते हैं कि जो राजनेता स्पोर्ट्स बॉडी में है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है? बारे में नहीं कहना चाहता, वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। स्पोर्ट्स बॉडीज का जो आज खराब हाल है उसके लिए बहुत हद तक राजनेता जिम्मेदार है। मित्तल साहब, मुझे एक राजनेता का विषय नहीं है। मित्तल साहब, मुझे आप बताइए, मैं विनोद कामनी बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए 500 करोड़ दिया जाता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, 500 करोड़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया जाता है। उनका खर्चा क्या करते हैं, उनका ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, उनका बताने का आइडिया क्या है? तो ये मुझे आप बता सकते हो? जो माखन साहब को दिया गया, जो अभी नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, 500 करोड़ का क्या करते हैं वो लोग? तभी भी फिर भी प्लेयर्स डोपिंग में पकड़े जाते हैं, फिर भी प्लेयर्स कहीं ना कहीं घोटाला करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स घोटाला, बाकी के स्पोर्ट्स में घोटाले होते हैं, अगर बाकी के प्लेयर्स डोपिंग में पकड़े जाते हैं उन पर भी कानून होना चाहिए। तो एक आप सिर्फ क्रिकेट को ही मत टारगेट करो, बाकी के स्पोर्ट्स के ऊपर भी आप ध्यान रखो। डोपिंग हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर क्यों हमने ध्यान देते हैं? विनोद जी, आप बात तो सुनिए। ना सुन रहा हूं। आप सिर्फ मोनोलॉग नहीं, बात तो सुनिए। प्रश्न यहां सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, आप बार बार चीजें गलत ले रहे। सुनिए, प्रश्न ये है कि जो भी स्पोर्ट्स बॉडी में मठाधीश बैठे हुए हैं वो अपने आप में इतने शक्तिमान हो गए हैं, इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि स्पोर्ट्स का उन्हीं ने भट्टा बैठा रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, सब जाने, जो भी खेलों से संबंधित लोग रहे हैं सब जानते हैं। विषय आज ये है कि स्पोर्ट्स से इन मठाधीशों से छुटकारा दिलाना है। मठाधीश जो है वो नेता भी हो सकता है, वो अभिनेता भी हो सकता है, वो व्यापारी भी हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, क्रिकेट बॉडीज में मठाधीश की आप बात कर रहे हैं तो ज्यादा जो प्रेजेंस है वो तो राजनेताओं की है ना सुधांशु जी। असलियत तो यही है कि अलग अलग पार्टियों से बहुत सारे राजनेता हैं जो इन क्रिकेट बॉडीज में मौजूद हैं, खेल बॉडीज में। ना, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है।
आज 25-25, 30-30 साल से यहाँ पे लोग जिनके अपने व्यवसाय हैं, जिनके अपनी उद्योग हैं, बहुत तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो किसी एक वर्ग को मैं टारगेट करके इस विषय को भटकाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ कहना है कि यहाँ पे ना खिलाड़ी या जो खेल चुके हैं या जिनका स्पोर्ट्स के अंदर जानकारी है, उनकी यहाँ पे आज के दिन कोई से नहीं है। से किन लोगों की है? जिन्होंने इससे जो है अपनी शोहरत का अड्डा बना रखा है, जिन्होंने काम तो कुछ और करना है लेकिन समाज में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए या लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए या और अपने मस्ती करने के लिए। आप क्रिकेट जगत से आते हैं, आपसे जानना चाहूंगी कौन है वो लोग? वो राजनेता नहीं है, फिर कौन लोग हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को कि आपको एफआईआर करनी चाहिए। ये एफआईआर 2000 में क्यों नहीं हुई? ये 2000 में अगर एफआईआर हुई होती, जब लोग पकड़े गए, यहां तो स्पॉट फिक्सिंग थी, वहां मैच फिक्स हो गए, तब एफआईआर क्यों नहीं कराई बोर्ड ने? और आज बोर्ड कह रहा है राजस्थान रॉयल्स को कि अपने लड़कों के अगेंस्ट आप एफआईआर कराएं। तो ये जो रूल्स है, ये जो आपकी बने हुए हैं, ये पहले भी थे। ये एफआईआर पहले होनी चाहिए थी। कानून सबके लिए एक दायरे में है, सबके लिए दायरा वही है, मगर उसको खिलवाड़ किया जाता है क्योंकि वहां बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, इतने बड़े नाम इन्वॉल्व थे कि आप उसे छू नहीं सकते थे। तब क्यों नहीं एफआईआर हुई? और आज आप छोटे खिलाड़ियों को पकड़ के आप ये कह रहे हैं कि आप उस समय बड़े नाम नहीं थे बाबा, अभी बड़े नाम आए हैं। उस समय बहुत बड़े बड़े नाम थे। कौन थे? क्यों? अजहरुद्दीन का नाम आया था कि नहीं? वो छोटा मोटा नाम था क्या? नहीं, जब एक मिनट और जब इनकम टैक्स की रेड हुई, सबको पता था कि क्या क्या निकला है और सब पे लीपापोती कर दी गई। अगर तब इनकम टैक्स ने सही तरीके से रिपोर्ट करी होती और उसको पकड़ा होता तो वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, वहीं सजा हो गई होती, इनकम टैक्स वाले वहीं एफआईआर कर दिया होता। उस समय लॉ नहीं था ना? क्यों नहीं था? आपके पास गलत मैं बोल रहा हूं। आज जो एफआईआर कराने के लिए बोल रहे हैं, आज पैसा पकड़ा गया है, तब क्या पैसा नहीं पकड़ा गया था? इनकम टैक्स की जो रेट हुई थी वो गलत हुई थी। इसका मतलब सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और चलते बने। ये कानून तब भी थे, ये जो कानून आज है ये तब भी थे, मगर कानून से खिलवाड़ किया गया। तो संजय, फिर ऐसे में सवाल उठता है कि नया कानून अगर बनेगा भी तो क्या सही तरह से वो इंप्लीमेंट होगा? क्या उसके लूप होल्स का फायदा? नियत की बात कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी। जब तक इसको लड़ने की नहीं होगी तब तक हम लड़ नहीं सकते हैं। संजय देखिए, जब तक इस देश में इस व्यवस्था को लड़ने की नियत नहीं होगी, आप नहीं लड़ पाएंगे। कहा है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा, मठाधीशों का कब्जे को अगर तुड़वाना है और देश में खेल की प्रभुसत्ता चाहिए तो बड़ी नियत चाहिए उसके। सुधांशु जी सुन लेते हैं अब संजय को। नियत किसके पास है आज सुधांशु जी? सारे नियत खोर हैं। कौन अच्छी नियत से बैठा है आज बोर्ड में? आज एक नेता का नाम दिखा दो जिसने क्रिकेट के लिए कुछ करा हो। आज बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। जहां क्रिकेट खेली जाती है उस स्ट्रिप के बारे में बात नहीं कर रहा। आज जो इंडिया में क्रिकेट होती है उसमें बड़ा अच्छा स्कोर होता है, और जब ये लोग बाहर खेलने जाते हैं तो बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। जब ये दिखाते हैं कि ये देखिए फैसिलिटीज, ये देखिए इमारतें, ये देखिए फैसिलिटीज, मगर जहां क्रिकेट खेलनी है उसके बारे में एबीसी पता नहीं है किसी भी नेता को। और आज नेता बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे लेकिन वो तो हर जगह होता है राजा। क्यों? मनु हर जगह तो फिर क्रिकेटर्स को दो ना, जो क्रिकेट चलाने। अरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट का सुनील दत्त बन सकता है क्या? सुनील दत्त को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बारे में मालूम था? देखो नेता ही साहब को कुछ मालूम है बनेंगे या मेरे को बता, जो अभी नए बने अभी जो लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं या कायदा कानून या हेल्थ मिनिस्टर भी बनते हैं, उनको कुछ मालूम है हेल्थ के बारे में। तो सिर्फ ये बोल रहा है कि अभी पवार साहब ने पैसा लाया, सबको मालूम है। नया बहुत बड़ी बात है ये। पवार साहब ने पैसा लाया, एहसान कर दिया क्रिकेट को। सब लोग बेनिफिट हुआ है, सबको बेनिफिट हुआ है। इतने बड़े बड़े नाम हुए क्रिकेट कानून ऐसा जिसमें कारण पैसा है, सबको फायदा हो रहा है, उसके खिलाफ को फायदा हो रहा है। पहले लेकिन बहुत इरेगुलरिटीज भी हो रही हैं कामली, ये भी हमें मानना होगा। हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, राहुल मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी ये सवाल कि जो बात आप लगातार कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस टर्न्ड स्पोर्ट्स मैनेजर बैठे हुए हैं इन बोर्ड के भीतर, उनको इस वक्त क्या लग रहा होगा? ये जो कानून की बात हो रही है इसके बारे में वो क्या सोच रहे होंगे? ये तो मैच फिक्सिंग कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। आप ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये सारे के सारे पॉलिटिशियन नेतागण जो हैं
और सुधांशु मित्तल जी को याद दिला दूं, उसमें से बहुत जो हैं वो उनकी पार्टी के ही हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, बहुत सारे दिग्गज लोग हैं इसमें बीजेपी, कांग्रेस, यूपीए, एनडीए सारे मिले हुए हैं। ये सबने मैच फिक्सिंग करी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये सारे एकजुट हैं, इन्होंने कभी भी कोई कानून नहीं आने देना। ये सारे जो हैं हिंदुस्तान के कानून से ऊपर हैं। ये सारे जो हैं ये वेल मीनिंग नहीं है। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, इन्होंने जैसे जन लोकपाल को आने नहीं दिया, वैसे ही खेलपाल को भी ये लोग नहीं आने देंगे। चलिए राहुल, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आपने कहा कि मंशा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्या मंशा सही है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें जारी है हमारी कि क्या फिक्सिंग के लिए अगर नया कानून आता है तो उससे क्या फिक्सिंग पर रोक लगेगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि ठीक है कानून आ रहा है, कानून आएगा, क्या होगा, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक कुछ नहीं किया सरकार ने और अब कानून की बात। देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं सुन रहा हूं कि बहुत लोग बैठ के हर चीज़ की आलोचना करना, हर तरीके की हर चीज़ का निंदा करना, उससे कुछ बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। अभी एक हमारे सामने बहुत बड़ा एक समस्या, इसका समाधान ढूंढना सबकी जिम्मेदारी है। ये सब मानते हैं कि खामियां है, ये सब मानते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सही नहीं है खेल के लिए। हम सब जानते हैं कि आरटीआई एक्ट में बीसीसीआई को आना चाहिए। ये सब बदलाव लाना जरूरी है, अहम कदम उठाने जरूरी है। लेकिन यदि हम एक नकारात्मक सोच के साथ हर चीज की हमेशा क्योंकि आसान नहीं है इन बदलावों को लेकर आना। संजय, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, दिव्यांग शर्मा। दिव्यांग, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। क्या सवाल है आपका और किससे पूछना चाहेंगे सवाल आप? मैं स्पेशली कांग्रेस से पूछना चाहूंगा। जी संजय झा से आपका सवाल है, पूछिए। वैसे आजकल जो सर्कमस्टेंस देखने में आ रहे हैं, तो उनमें ऐसा है कि ज्यादातर लोग लगातार घोटाले और बलात्कार और कई प्रकार की अन्य घटनाएं भी चल रही हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि देश में कानून नाम की कुछ चीज नहीं है। आज नया एक एक्शन और आने वाला है हमारे लिए कि हम खिलाड़ियों के लिए भ्रष्टाचार के लिए वो कानून बनाएंगे। आपकी आवाज जो है वो सही तरह तक नहीं पहुंच पा रही है और सवाल भी कहीं छुपा हुआ था। लेकिन संजय, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना, जो सभी लोग कह रहे हैं कि कानून जो है, ऐसा नहीं कि कानूनों की कमी है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट कहां होता है। और सबसे बड़ी बात जिसको हर यहाँ पर पैनलिस्ट उठा रहा है कि स्पोर्ट्स बॉडीज में जो राजनेता मौजूद हैं वो अब तक रेजिस्ट करते आए हैं किसी भी तरह का कंट्रोल। तो क्या ये जो नया कानून है ये अस्तित्व में आ पाएगा उनके बोर्ड्स में रहते हुए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए, कभी कभी जब बदलाव आता है, जैसे आपने देखा था कि दिल्ली में जब बलात्कार का एक बहुत गलत एक हादसा हुआ, उसके बाद एक सख्त कानून बहुत जल्दी सब लोगों ने मिलकर पास किया। मैं समझता हूँ कि अभी सबको चिंता है, क्योंकि भारत में सब लोग, हम लोग सब, आप सब लोग मिलकर क्रिकेट को इतना प्रेम के साथ, इतना इज्जत के साथ हम लोग देखते हैं। सब लोग, और यहाँ पर ये कहना कि बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है और इसीलिए यहाँ पर कानून सही नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल, हर खिलाड़ी, सबको मिलकर यहाँ पर एक अच्छा कानून लाना चाहिए और मैं समझता हूँ उसको लागू करना चाहिए। और हमारे जितने खिलाड़ी लोग हैं उनको सही तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे कुछ लोग इस पैनल में बैठ के सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरीके से बदलाव नहीं आता है। तो इस पैनल में जिस तरह का मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे आईपीएल के खिलाड़ी ड्रग्स लेते हुए पाए गए, वो पॉजिटिव प्रूव हुए हैं, उसके बाद वो आईपीएल खेल रहे हैं। एक फॉरेन कंट्री का वो खिलाड़ी पाया गया बलात्कार के मामले में और उसके ऊपर उंगली उठी, वो जेल में, क्या बातें कर रहे हैं, जेल में वो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें ड्रग्स में, फिर आप आईपीएल खिला रहे हैं। ये कौन सा कानून है? अपना कानून तो आप खुद ही तोड़े जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं, सुनिए, और फिर आप कह रहे हैं वो हमारी पार्टी नहीं थी, वो आईपीएल की पार्टी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीसीसीआई का फ्रेंचाइज पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बीसीसीआई का कंट्रोल नहीं, कोई भी कानून लागू नहीं है, कुछ कब्जा नहीं है। आपको 2 महीने का वक्त मेरे पास बहुत कम है। जी विनोद, बहुत संक्षेप में।
कानून आना चाहिए, सख्त आना चाहिए कानून। अगर कोई उससे खिलवाड़ करे या क्रिकेटर्स के मन में वो एटलीस्ट डर पैदा करो, फिर देखो फिर क्या होता है। बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो बोर्ड जब लाइफ बैन लगाता है उसी आदमी को थोड़े सालों बाद वापस ले आता है, वो बोर्ड क्या करेगा, उसकी तो मंशा ही नहीं है। और अगर कपिल सिब्बल कुछ करना ही चाहते हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो ये ना बोले हम नया कानून लाएंगे। जो स्पोर्ट्स बिल जिसमें मैं भी एक रीड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर हूं, जो बिल अभी 1 महीने में पूरा बन जाएगा, उसको दिखाएं कैबिनेट में पास कराकर, फिर मैं उनको चलिए ये एक अच्छा सुझाव है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आगे एबीपी